नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इससे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जिसके अंदर हमने जाना कि जैसे ही कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसके बाद में वो इलेक्ट्रोलाइट्स कैटायन और एनायन के अंदर कन्वर्ट होंगे। ओके, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स में से जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक हमारे पास कैथोड है, दूसरा एनोड है और इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करोगे, सपोज ये आपके पास सोडियम क्लोराइड अकेला है इन द मोल्टन स्टेट, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर एक तरफ कैटायन बनेगा, दूसरा आपका एनायन बनेगा। ठीक है, अब ये जो कैटायन है ये कैटायन चला जाएगा कैथोड पे, ठीक है, कैथोड के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज और एनायन विल मूव टुवर्ड द एनोड बिकॉज एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो एनायन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ चला जाएगा और कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये चला जाएगा कैथोड पे। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हिसाब से हम नहीं बताएंगे कि कैथोड है ये एनोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, बट कैथोड के ऊपर वहाँ पे भी रिडक्शन होगी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी रिडक्शन हो रही है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों के अंदर एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसको हम कैथोड बोलेंगे और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी उसको हम एनोड बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे और इसके अलावा यहाँ पर किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है प्राइमरी चेंज और दूसरा होता है सेकेंडरी चेंज। जैसे ये आपके पास सोडियम का आयन है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहाँ जाकर ये इलेक्ट्रॉन को लेकर इस सोडियम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड। ओके, तो यहाँ पर ये रिडक्शन हुआ, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना अपने आप में एक रिडक्शन है। दूसरी तरफ ये Cl नेगेटिव है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये एनोड के ऊपर चला गया। हमें पता है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे लूज करेगा। ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है इन कैटायन और एनायन में फर्स्ट स्टेप पे, दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसेस के दौरान हो सकता है कि कैटायन या एनायन में से एक में या फिर दोनों के अंदर दूसरा चेंज और आए, जिसको बोलेंगे हम सेकेंडरी चेंज। जैसे इस सोडियम के अंदर किसी टाइप का सेकेंडरी चेंज नहीं आएगा, बट ये हम जानते हैं कि ये जो क्लोरीन है दिस इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्लोरीन एनोड के ऊपर इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो जैसे ही दूसरा क्लोरीन इस क्लोरीन को मिलेगा तो यहाँ पर ये Cl2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बट सोडियम ऐसा नहीं कर सकता कि एक सोडियम दूसरे सोडियम के साथ में कंबाइन कर जाए। ओके, तो जैसे ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ में कंबाइन करेगा तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के बाद Cl2 के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ चेंज इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो चेंजेस हैं वो आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड देन एट कैथोड सोडियम आयन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू द sodium in its atomic state. Similarly, this chloride ion will lose the electron at anode and will undergo oxidation and these type of changes are the primary change. उसके बाद में यहाँ पर
जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी चेंज शो करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो Cl2 है ये एनोड के ऊपर चला गया, तो एज अ प्रोडक्ट ये एनोड पे रहेगा और सोडियम एज अ प्रोडक्ट रहेगा आपके कैथोड पे। ठीक है, तो इस वजह से मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है वो होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड से मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सिर्फ अकेला सोडियम क्लोराइड है और उस सोडियम क्लोराइड को हमने हीट प्रोड्यूस करने के बाद में इसके जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ अकेला सोडियम क्लोराइड है। इलेक्ट्रिसिटी आप जैसे ही पास करोगे तो उसके बाद में जैसा कि आपने पीछे देखा कि सोडियम का रिडक्शन हो जाएगा कैथोड के ऊपर और जो क्लोराइड आयन है उसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और इस तरीके से आपके पास Cl2 गैस जो कि एनोड के ऊपर इकट्ठी होगी और सोडियम रहेगा आपके कैथोड पे। ये होंगे प्रोडक्ट्स जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। ठीक है, तो जब कभी भी सॉल्यूशन हमारे पास मोल्टन स्टेट में रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स अगर मोल्टन स्टेट में है तो हम इजीली इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं। बट अगर सोडियम क्लोराइड के साथ में वाटर और है, इसका मतलब ये है कि वो आपका एक्वस सॉल्यूशन है। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में होता ये है कि एक तरफ तो आपका सोडियम क्लोराइड रहेगा और दूसरी तरफ आपका H2O रहेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ से पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बाद सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा और ये कटायन और अनायन की फॉर्मेशन होगी। सेम इसी तरीके से अगर आप इस H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये दो पार्ट्स में टूटेगा इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कटायन फॉर्म हो गए और दो अनायन फॉर्म हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कटायन में से कौन सा कटायन कैथोड पे जाएगा? जाएगा एक ही। सेम इसी तरीके से इन दोनों अनायन में से कौन सा अनायन एनोड के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड होता है इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल से। ठीक है, दोनों कटायन में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, उस डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लेस, वही कटायन और अनायन कैथोड या एनोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास दो कटायन है Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, तो इसमें होता ये है कि इस H पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ये कम है। ठीक है, कंपटीशन इन दोनों के बीच में होगा कैथोड के ऊपर जाने के लिए, बट जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा तो इस H पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है। अब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने की वजह से ये इजीली कैथोड के ऊपर चला जाएगा और वहाँ पर जाकर इसमें इसका रिडक्शन होगा, H के अंदर कन्वर्ट होगा। दिस H इज नॉट स्टेबल, वहाँ पर इसको दूसरा H मिलेगा और ये H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्राइमरी चेंज और ये हो गया आपका सेकेंडरी चेंज। क्लियर? अब उसके बाद में हम देखते हैं कि दो हमारे पास अनायन है, एक Cl नेगेटिव और दूसरा OH नेगेटिव। ठीक है, तो इस Cl नेगेटिव का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है इस OH नेगेटिव से कम है, तो इस वजह से ये Cl नेगेटिव उस एनोड के पास पहुंचेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसके बाद में यहाँ ये क्लोरीन रेडिकल इस दूसरे क्लोरीन रेडिकल के साथ में रिएक्शन कर Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी सेकेंडरी चेंज आएगा और यहाँ पे भी सेकेंडरी चेंज आएगा। तो इधर प्रोडक्ट होगा H2 गैस और इधर होगा Cl2 गैस। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर प्रेजेंट जो
इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल और है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिटिलेटेड H2SO4। एसिटिलेटेड से मतलब है कि H2O होगा और H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन करेंगे जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहेगा। ठीक है, वही कैथोड और एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फेराडेज लॉ। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उस इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद में कैथोड और एनोड के ऊपर कितनी अमाउंट प्रोडक्ट्स की डिपॉजिट होगी उसको उसने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताया और उसको उसने रिलेट किया इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। अब यहाँ पर उसने दो लॉज दिए। पहला लॉ ये कहता है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, और उन इलेक्ट्रोलाइट्स में से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे उतने ही ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इकट्ठे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम उसे इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो अमाउंट है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अमाउंट को बोल सकते हैं हम W और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है मीन्स दैट इज ए चार्ज दैट इज इक्वल टू Q। तो यहाँ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम तो यहाँ पर W इज इक्वल टू Z इंटू Q और Z है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये हम जानते हैं Q इज इक्वल टू मतलब चार्ज की का जो फॉर्मूला है वो है I इंटू T। ठीक है, तो आप इस Q की जगह पर जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो उसके बाद में यहाँ जो अमाउंट है वेट की वो आ जाएगी। अब उसके बाद में हम जानेंगे कि ये Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है 1 एम्पियर करंट को पास करने के बाद एक सेकेंड तक के लिए 1 सेकेंड में 1 एम्पियर जो करंट हम पास कर रहे हैं उस टाइम के दौरान कितनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स की डिपॉजिट हुई, ठीक है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। उसके बाद में है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ये कहता है कि सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं और उन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर कैथोड और एनोड प्रेजेंट है और उनको हमने सीरीज के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, इसका मतलब दो उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। सपोज इसके एक के अंदर है सिल्वर नाइट्रेट और दूसरे के अंदर है कॉपर सल्फेट। तो उसने बताया कि जब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होगी वो डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फेराडे फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when the same amount of electricity is passed through the solutions or molten state of the electrolytes, the masses of the substance deposited at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights. This is the second law of Faraday. Okay, तो ये था हमारे पास फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ फेराडे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे उस न्यूमेरिकल्स और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके बारे में। Thank you for watching the video.